Hello guys, welcome back to my channel. Are you Dr. Roshan? How are you? I hope you all are good. And today, now I will start about chapter 2nd of stats, that is collection, classification, presentation, analysis and interpretation of the data. Chapter summary is definition, collection of data, classification of data, presentation of data, and analysis and interpretation of data. First of all, we see definition of data. Data, synonym of data also is information and knowledge and संख्यात्मक या अन्य जानकारी की जो सामूहिक रिकॉर्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं, न्यूमेरिकल। ठीक है, डेटा शब्द का जो फर्स्ट टाइम प्रयोग हुआ था वो 1946 में हुआ था और ये लैटिन वर्ड है, डाटूम से बना हुआ है जिसका मीनिंग है थिंग्स या गिवन। नेक्स्ट देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिकल में फर्स्ट स्टेप डाटा का संग्रहण या एकत्रण है, यानी कि स्टैट में सबसे पहला स्टेप क्या है? डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है ना। और इस डाटा का प्रयोग होता कहाँ है? ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन के में प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। सोर्स क्या क्या हो सकता है? एक्सपेरिमेंटल, सर्वेज, नेक्स्ट है रिकॉर्ड, फोर्थ है प्राइमरी डाटा सोर्स और फिफ्थ है सेकेंडरी डाटा सोर्स। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। एक्सपेरिमेंटल यानी कि जो एक्सपेरिमेंट से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी से जो डाटा कलेक्ट करते हैं इसे क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल डाटा। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? इस डाटा का यूजेज में, यूज इसका थीसिस में, साइंटिफिक पेपर्स, साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक को जो पब्लिकेशन कराना होता है, इसमें पब्लिश कराना होता है, इसमें यूज में आता है एक्सपेरिमेंटल डाटा। देन आता है सर्वे। सर्वे से डाटा कलेक्ट करते हैं। इसमें होता क्या है कि प्रशिक्षित टीम द्वारा जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के लिए जो सर्वे किया जाता है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू आदि रोगों का घटना या व्यापकता का पता लगाया जा सके, इसका यूजेज हो गया। और ये और भी हमें नॉलेज देती है, जैसे कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, सर्वे से रुग्णता की दर क्या है, यानी मॉर्बिलिटी, मोर्टालिटी, न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी इससे पता चलता है। इसके अलावा इससे फीडबैक भी प्राप्त किया जाता है और समय समय पे लोगों को सतर्क या सावधान भी कराया जाता है कि निम्नलिखित स्तरों पे निम्नलिखित बीमारियां या जो भी है ये घटना घटने वाली है। तो ये सर्वे के डेटा से ही संभव होता है। नेक्स्ट रिकॉर्ड से डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं? जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो गया, बर्थ डेट, मैरिजेस का जो ये है पता करना, इससे क्या होता है? ये डेमोग्राफी और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस में उपयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइमरी डाटा सोर्स। प्राइमरी डाटा सोर्स क्या होता है? जब सेल्फ जो इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर्स जा कर के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, यानी कि नॉलेज को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी डाटा सोर्स। जैसे सर्वेज के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनर्स के फॉर्म में एंड पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है ना, बाय सेल्फ ये कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डाटा सोर्स में क्या होता है कि जो पहले एक बार कलेक्ट हो चुकी है उसी से सेकेंड टाइम क्या डाटा को निकालना, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, वेबसाइट्स, बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स इत्यादि, ठीक है ना। तो इससे जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं इसे सेकेंडरी डाटा रिसोर्स बोलते हैं, सोर्सेस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन हेडिंग। टाइप ऑफ डाटा क्लासिफिकेशंस में फर्स्ट में ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड में क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ में क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन।
एक एक करके हम देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट में क्या है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इस नेम से ही पता चल रहा है जियोग्राफी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो वर्गीकरण के तहत डाटा को क्षेत्र या स्थान के अनुसार, जियोग्राफी क्षेत्र या स्थान के अनुसार पर वर्गीकृत किया जाता है, और इस प्रकार के वर्गीकरण को एरियल या स्पेशियल क्लासिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्रोनोलॉजिकल, यानी कि क्रोनो, नेम से ही पता चल रहा है क्रोनोलॉजी। इस प्रकार के वर्गीकरण के तहत कलेक्ट किए गए डाटा को उनकी घटना के समय के आधार पर क्रोनोलॉजी यानी समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण के तहत प्राप्त सीरीज को टाइम सीरीज के रूप में भी जाना जाता है, क्रोनोलॉजी टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग। इस प्रकार का वर्गीकरण उन चुने हुए डाटा के लिए प्रयुक्त होता है जो समय के अनुसार होते हैं, जैसे जनसंख्या हो गया, उत्पादन, बिक्री, परिणाम इत्यादि, ठीक है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटी यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर है, इसके घटनाओं को, डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर को लेकर के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के थ्रू जो हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना, वर्गीकृत किया जाता है। जैसे लिंग हो गया, साक्षरता, रिलीजन हो गया, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ये क्वालिटेटिवली क्लासिफिकेशन है। इसके तहत जो वर्गीकरण होता है आमतौर पर प्रकृति से द्विभाजित होते हैं, यानी कि डाइकोटोमस होते हैं, ठीक है ना, जिसमें पूरे डाटा को दो समूह में विभाजित किया जाता है। अगर हम बोलें एक बंदा या तो ब्लाइंड है या नॉन ब्लाइंड है, या तो बहरा है या तो बहरा नहीं है, डिफ और नॉट डिफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से दो बराबर भागों में ये क्या करता है, विभाजित करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इस प्रकार के वर्गीकरण के तहत एकत्र किए गए डाटा को कुछ निश्चित वेरिएबल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे इनकम, प्रॉफिट, लॉस, हाइट, वेट, एज, प्राइसेस, ईटीसी, ठीक है ना, आदि के मात्रात्मक रूप में सक्षम हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डाटा। इसमें डाटा के टाइप्स क्या है, ये अभी जो पीजी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है AKU में, इसमें भी पूछा गया है टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा को मेंशन करने के लिए प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। तो प्राइमरी डाटा के बारे में अब एक एक करके हम देखेंगे। प्राइमरी डाटा जो खुद ऑब्जर्वर या इन्वेस्टिगेटर्स जाकर के जो डाटा को कलेक्ट करते हैं उससे प्राइमरी डाटा कहते हैं, और ये डाटा बिल्कुल प्योर एंड ओरिजिनल होता है, ठीक है ना। प्राइमरी डाटा का एक उदाहरण भारत की जनगणना भी है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी डाटा वो होता है जो प्राइमरी डाटा से कलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो पहले डाटा कलेक्ट किया हुआ है। ये वे डाटा हैं जिनमें मूल रूप से किसी स्थान से एकत्रित किया गया है, अर्थात इस तरह के डाटा को पहले से ही कुछ रिसर्चर इन्वेस्टिगेटर द्वारा कलेक्ट किया गया हो, और यह या तो प्रकाश पब्लिश हो गया हो या अनपब्लिश्ड हो, दोनों से जो रिकॉर्ड क्रिएट लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटी यानी कि वर्णात्मक अध्ययन, ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव डाटा यह जानकारी संख्याओं का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें मापा या तौला नहीं जा सकता, ठीक है ना। इससे क्वालिटेटिव, जैसे ब्यूटी हो गया, ठीक है ना, खूबसूरती हो गई, ठीक है ना। क्वालिटेटिव डाटा जो होता है ये नॉन न्यूमेरिकल होता है और इनके गुणों या विशेषताओं का वर्णन करता है। क्वालिटेटिव जो डाटा होता है, जैसे पेन हो गया, प्रेजेंट या एब्सेंट, डिजीज क्योर्ड या नॉन क्योर्ड, ठीक है। देन आता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव यानी कि जिन्हें मापा तौला जा सके, न्यूमेरिक वैल्यू होता है ये, डाटा के रूप में परिभाषित किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस या किसी टेक्निक द्वारा सटीक रूप से मापने योग्य जो डाटा होती है, इसे न्यूमेरिक डाटा भी कहा जाता है। क्वांटिटेटिव डाटा एक निश्चित मात्रा, राशि या सीमा को व्यक्त करने वाला होता है। एग्जाम्पल, हाइट, वेट, बीपी, HB, हेमोग्लोबिन, ETC। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, नेक्स्ट हेडिंग। अब डाटा का प्रेजेंटेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाटा कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, जैसे कलेक्शन इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से प्रेजेंटेशन भी है। तो कई मेथड्स बताए गए हैं डाटा के प्रेजेंट करने का, इसमें एक एक करके हम देखेंगे। डाटा का सबसे पहले टेबुलेशन फॉर्म और डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है ना, TD। तो डाटा को सबसे पहले दो कैटेगरी A और B में, टेबुलेशन और डायग्रामेटिक, ठीक है ना। टेबुलेशन में फर्दर 4 कैटेगरी, सिंपल, कम्प्लेक्स, फ्री, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और मास्टर टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
सिंपल टेबल, कम्प्लेक्स टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और मास्टर टेबल। SCFM इस तरीके से याद करते हैं, एक एक करके देखेंगे। और डायग्रामेटिक में फर्दर फिर दो क्लास है, ए और बी स्मॉल, एक डायग्राम्स दूसरा ग्राफ। तो डायग्राम्स में है BPPM। एग्जाम याद करने का ट्रिक क्या है इसमें, यानी कि कोई बच्चा है जो PM की ली हुई BP को एक डायग्राम के फॉर्म में दर्शा रहा है। तो PM में जो मेजर की गई BP है उसको डायग्राम बनाना है, उसकी डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में कितना BPPM 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 की PM जो टाइम है PM की, तो BP हो गया। B से बार डायग्राम, P से पैर डायग्राम और फिर P से पिक्चर डायग्राम एंड M से मैप और स्पॉट डायग्राम। यहाँ पे नंबरिंग गलत हुई है, 1 2 3 4 आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एंड ग्राफ देखते हैं हम। ग्राफ्स में क्या है, हाई फ्री LCS, यानी कि ऐसे याद करेंगे कि अभी जो LCS लोअर सिजेरियन सेक्शंस का जो ये है ऑपरेशन से डिलीवरी, बहुत ही इसके ग्राफ भागते जा रहा है। कुछ लोग तो खुद ही कराना चाहते नहीं है नॉर्मल डिलीवरी, और कुछ कहीं डॉक्टर के कमाने की वजह से या जो भी है हॉस्पिटल्स के वैसा मिस्टेक से हो जाता है लोअर सिजेरियन सेक्शंस, ठीक है ना। तो इसकी ग्राफ अल्टीमेटली सारे को देखा जाए तो बहुत फास्ट बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे बोलेंगे कि ग्राफ जो है लोअर सिजेरियन सेक्शन की बढ़ रही है। तो हाय दोस्तों, हाय फ्री यानी कि हाय फ्रेंड लोअर सिजेरियन सेक्शन, ठीक है ना। हाय फ्री यानी फ्री में ही फ्री में ही क्या हो रहा है, लोअर सिजेरियन सेक्शन बढ़ रहा है, ग्राफ इसका बढ़ रहा है। तो ग्राफ हाई फ्री LCS, ठीक है ना। हाई से हिस्टोग्राम, फ्री से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, नेक्स्ट फ्री से फ्रीक्वेंसी कर्व एंड LCS से लाइन चार्ट, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड स्कैटर और डॉट डायग्राम। अब नेक्स्ट एक एक करके हम देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम टेबुलेशन में देखते हैं ये क्या होता है। टेबल्स होता क्या है, टेबल एक सार्थक तरीके से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा दोनों को प्रेजेंट करने के सबसे सिंपल और मोस्ट रिवीलिंग क्या है तरीका है, ठीक है ना। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए टेबुलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में डाटा को टेबल फॉर्म में अरेंज किया जाता है और इसमें फिर दो कैटेगरी है, सिंपल टेबल एंड कम्प्लेक्स टेबल। सिंपल में क्या होता है, बेसिकली एक कैरेक्टर को लेकर के टेबल बनाई जाती है। यहाँ पे जैसे दिया गया है कि फैकल्टीज और नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं। जैसे साइंस की फैकल्टीज है, जो फैकल्टी साइंस की है इसमें नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, 50 है। मैथ्स के 30 है, इंग्लिश के 5 है, ETC। और इसी में कम्प्लेक्स में, जब कम्प्लेक्स में दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर को, यहाँ पे एक कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं। और अगर यही दो या दो से अधिक कैरेक्टर को दिखाया जाए तो उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे साइंस के नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, 50। अगर यहीं पे मेल और फीमेल को कैटेगराइज कर दिया जाए, इन 50 में 5 मेल है और 45 क्या है, फीमेल है, ठीक है ना। तो ये दो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया गया है। इस तरीके से आगे देखा जाए, इन 5 मेल में 4 ने पास कर लिया साइंस के एग्जाम और एक ने फेल कर गया, तो ये 3 कैरेक्टर हो गया। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है लास्ट वाले, ये कॉम्प्लेक्स के हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स टेबल के। यहाँ पे फिर से देखते हैं, कॉम्प्लेक्स टेबल में डाटा को एक साथ दो या दो से अधिक विशेषताओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसे मैनीफोल्ड टेबल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यह टेबल जो विभिन्न वर्गों की फ्रीक्वेंसी के वितरण को दर्शाता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल में एक साइड फ्रीक्वेंसी और दूसरी साइड टाइम को लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बड़े या अनग्रुप्ड, इसमें बेसिकली होता क्या है, बड़े डाटा को छोटे फॉर्म में करके दर्शाया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बड़े या अनग्रुप डाटा को छोटे प्रबंधनीय संख्या यानी मैनेजेबल नंबर में प्रस्तुत किया जाता है। ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड भी हो सकता है, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये ग्रुप्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टेबुलेशन में मास्टर टेबल। मास्टर टेबल क्या होता है, यह ग्रांड टेबल फॉर इनिशियल रीडिंग,
ये जो इनिशियल जो प्रारंभिक रीडिंग लिया जाता है जो कि कभी चेंज नहीं होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मास्टर टेबल एग्जाम्पल के तौर में। और ये डेटा बहुत कम बदलता है, चेंज नहीं होता, ठीक है ना। जैसे जो कोई क्लिनिकल रिसर्च में जिस टेबल में एक अनुक्रम में पेशेंट की सभी जानकारी नेम, एज, सेक्स, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट जो लिया जाता है उसे मास्टर टेबल कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर में ये सारी चीज़ें, बीएमआई दे दिया, टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल जो शुरू में हम देते हैं, ये क्या होता है, अनचेंज होता है, और इसे ही मास्टर टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हैं डायग्राम। डायग्राम में हमने क्या क्या देखा, डायग्राम्स में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में एक डायग्राम और दूसरा ग्राफ। डायग्राम में क्या था, बीपीपीएम, ठीक है ना। तो बीपीपीएम में हम सबसे पहले बार डायग्राम को देखते हैं, यानी बार की मदद से जो क्वालिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बार डायग्राम। इसमें याद रखना है कि क्वालिटेटिव डाटा की बार बनती है, और जो लंबाई होती है, ये बार की लंबाई होता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों में ही हो सकता है ये डायग्राम, ठीक है ना। ये जो बार डायग्राम है असतत सांख्यिकी डाटा यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल डाटा को प्रस्तुत करने का एक लोकप्रिय तरीका है। ये डिस्क्रीट कैटेगरीज के मध्य तुलना को भी दर्शाता है, ठीक है ना। चार्ट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो होता है, मेजर्ड वैल्यू एक्सिस में क्या करते हैं, पुट करते हैं। बार डायग्राम फिर फर्दर के 3 टाइप का होता है। एक सिंपल बार डायग्राम जो कि अभी हम देख रहे हैं, इसमें क्वांटिटेटिव टेम्पोरल बेसिस पर वर्गीकृत वेरिएबल जुड़े डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे बार के द्वारा वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस बना करके दिखाया जा रहा है। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है, मल्टीपल बार डायग्राम में 2 या 2 से अधिक इंटर रिलेटेड डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इन दोनों के बीच में होता क्या है, मल्टी बनाने के लिए बार डायग्राम का प्रयोग किया जाता है, और इन दोनों घटनाओं के बीच में अंतर जो होता है वो रखने के लिए अलग अलग शेड्स या कलर या डॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। डिवाइडेड बार डायग्राम क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल बार चार्ट भी इसे बोलते हैं। बार डायग्राम बार को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक भाग एक निश्चित वस्तु को प्रेजेंट करता है। इस प्रकार से के डायग्राम में पहले उस वर्ग में कुल परिणाम लेने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए सिंपल बार बनाते हैं, फिर इन सिंपल बार को विभिन्न घटनाओं के अनुपात में विभाजित करते हैं, ठीक है ना। इस तरीका से नीचे दिया गया है, जैसे कि एक क्लिनिकल ट्रायल में मेदो रोगी पर विभिन्न नावागुगुलु, हरगुगुलु आहार नियंत्रण और मधु उदक का प्रभाव निम्न प्रकार से देखा जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं पायर डायग्राम। पायर डायग्राम क्या होता है, एक सर्कुलर स्टैटिकल ग्राफ होता है, ठीक है ना। जो भी अभी तक हम देखते आ रहे हैं, इतना परसेंट पानी, इतना परसेंट मिट्टी, ये सारी वाली डायग्राम, ये जो संख्यात्मक अनुपात को स्पष्ट करने के लिए स्लाइसेस में विभाजित होता है, ठीक है ना। और संपूर्ण पाई चार्ट 100% को प्रेजेंट करता है, जबकि पीस स्लाइस एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे नीचे जो डायग्राम है इसका फॉर्मूला होता है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, आप इसे सुधार कर लीजिएगा। क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल निम्नलिखित पाई चार्ट के द्वारा पानी के उपयोग को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना, कि बाथ में 59%, लेक में 8%, टॉयलेट में 10% एंड क्लॉथेज में 23%, टोटल समेशन 100% आना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पिक्चर डायग्राम। पिक्चर डायग्राम कुछ नहीं है, बस पिक्चर के फॉर्म में बार के जगह पे पिक्चर को रखना है। पिक्टोग्राम एक प्रकार का चार्ट है जिसमें डाटा और को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर्स का उपयोग किया जाता है। पिक्टोग्राम बार चार्ट के समान ही होता है, लेकिन इनमें बार के स्थान पर नंबर को दर्शाने के लिए चित्रों का कॉलम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जो कि ये दिया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन, और ये 1 बिलियन पॉपुलेशन और किस तरीके से किस ईस्वी में बढ़ रहा है, ठीक है ना। देन हम देख रहे हैं मैप या स्पॉट डायग्राम। मैप या स्पॉट डायग्राम को के माध्यम से किसी भी घटना के डिस्ट्रीब्यूशन करने की एक विधि है। मैप डायग्राम विशेषताओं की आवृत्तियां यानी कि जियोग्राफिकल
डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है। मैप डायग्राम बेसिकली जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जैसे कि हल भूमि कितना है, चरागाह कितना है, वन भूमि कितना है, टोटल और तुलनात्मक स्टडी के लिए ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं ग्राफ्स के बारे में। हाई फ्री एलसीएस था ना, हाई फ्री एलसीएस था, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, लाइन चार्ट, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम, ऑगिव भी बोलते हैं इसे। एंड नेक्स्ट स्कैटर्ड और डॉट डायग्राम भी है 6 में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। यह एक एरिया डायग्राम है जिसमें एरिया एंड फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता रहता है। इसमें विभिन्न समूहों के वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस में, और जो वर्टिकल लाइन होता है वाई एक्सिस, इसमें फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट किया जाता है। और बार चार्ट के समान, लेकिन इसमें बार के बीच में कोई इंटरवल नहीं होता। ठीक है ना, ग्रुप्स नंबर अरेंज किया जाता है। जैसे कि बागीचे में लगे हुए अनार के पौधों का हिस्टोग्राम निम्न प्रकार से देखेंगे हम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और हाइट दे दिया गया पौधे का, और इनकी ये ग्राफ रही। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नेक्स्ट हम देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल तरीका है। यह हिस्टोग्राम पर विकसित फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया डायग्राम ये भी है। इसका उपयोग डाटा के आकार को चित्रित करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर हिस्टोग्राम की मदद से खींचा जाता है, लेकिन इसके बिना भी खींचा जा सकता है। यह हिस्टोग्राम ब्लॉक्स के मध्य बिंदुओं को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं डायग्राम में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। जब ऑब्जर्वेशन की संख्या बहुत अधिक हो और ग्रुप इंटरवल कम हो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के कोण क्या हो जाते हैं, इसमें कम हो जाते हैं और एक स्मूथ कर्व बनता है, जिसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं बेल्ट शेप में, जो कि यहाँ पे हम ग्राफ के फॉर्म में देख रहे हैं हाइट एंड फ्रीक्वेंसी को लेकर के। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ को। लाइन ग्राफ जिसे लाइन चार्ट के रूप में जाना जाता है, यह एक प्रकार का चार्ट है जिसका उपयोग समय के साथ किसी चीज के मूल्य की कल्पना करने के लिए किया जाता है। लाइन ग्राफ एक सूचना का ग्राफिकल प्रदर्शन है जो समय के साथ लगातार बदलता रहता है। ठीक है, यह समय के साथ घटने, गिरने और उतरने चढ़ने को दिखलाने वाली किसी घटना की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो कि नीचे हम एक ग्राफ के फॉर्म में देख रहे हैं हम प्रोडक्ट सेल्स की किस मंथ में कितना बड़ा घटा, या हम यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड करते हैं ये वीकली हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कितना हमारा व्यूज बढ़ा, कितना लाइक सब्सक्राइब बढ़ा। ठीक है ना, तो ये भी हम बोल सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम या ओगिव, इसमें क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आधार पर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्तमान बिंदु तक पिछली सभी आवृत्तियों का योग है। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर गलत से आया है। तो स्कैटर डॉट डायग्राम अब देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है कि जो पहले, जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी की चार्ट क्या है, 1 2 3 4 5 तक आ गया, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 का 1 होगा, और नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे 1 + 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 3 + 3 6 हो जाएगा 4 के जगह पे, और 5 के जगह पे हो जाएगा 5 के जगह पे हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से। यानी कि जो प्रीवियस सारे हैं इसको जोड़ने के बाद जो आता जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब स्कैटर या डॉट डायग्राम। स्कैटर डायग्राम जो है ये क्या है, ये स्कैटर ग्राफ को रिलेशन चार्ट भी इसे बोलते हैं, और स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल्स के मध्य रिलेशनशिप को दर्शाता है। वेरिएबल को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है ना, और इसमें स्कैटर डायग्राम का उपयोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को प्रूव एंड डिसप्रूव करने के लिए किया जाता है। दो वेरिएबल के मध्य संबंध पॉजिटिव या नेगेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, इस बिहाफ पे यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन को दिखाया गया है, और नो रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है ना, या डॉट के थ्रू। तो ये रहा आज का अपना टॉपिक स्टैट्स की चैप्टर नंबर 2। एंड प्लीज आई रिक्वेस्टिंग यू कि अभी तक
जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आगे भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू।